Jeffrey Epstein. Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. एक मामूली सा रियाजी का उस्ताद कैसे देखते ही देखते दुनिया के एक पुरस्कार तौर पर अरबपति बन के सामने आया। इस वीडियो में मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा जेफरी एप्स्टीन के बारे में कि किस तरह ये एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आया और किस तरह इसके कनेक्शंस दुनिया की मशहूर तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात के साथ थे। 1953 में ये पैदा हुआ और 1970 की दहाई में इसने रियाजी और फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया न्यूयॉर्क के एक एलीट स्कूल में जिसका नाम था डेल्टन स्कूल। इसने सिर्फ 2 साल ही पढ़ाया क्योंकि जो इसका असल टारगेट था वो था वॉल स्ट्रीट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वॉल स्ट्रीट में जाना चाहता था और वहां जाकर ये अपने ताल्लुकात को इस्तेवार करना चाहता था और दुनिया की जो बड़ी ताकतवर शख्सियात थी उनके साथ ही अपने ताल्लुकात को चाहता था कि इस्तेवार करे। तो इसने देखते ही देखते वॉल स्ट्रीट में जॉब हासिल की और सिर्फ 2 सालों के अंदर इसने वो जॉब भी छोड़ी और इसने अपनी एक कंसल्टिंग फर्म एस्टेब्लिश कर ली और ये दुनिया के मुख्तलिफ ताकतवर तरीन शख्सियात के पैसे उनके जो अकाउंट्स हैं वो मैनेज करने लगा, जिनमें बिल गेट्स, जिनमें मुख्तलिफ ऐसे इवन के एलोन मस्क तक इसके राब्ते शामिल हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी 1980 की दहाई में इतनी फैल चुकी थी कि इसका एक रांच जो कि 7000 एकड़ तक था वो न्यू मैक्सिको में था। उसके साथ इसका न्यूयॉर्क के एक एलीट इलाके में, इसका मैनहट्टन में इसका अपना एक फ्लैट था। इसके साथ इस सारे जो सिविलाइज्ड और सिटीजन वाले इलाकों से ये दूर जाना चाहता था और अपनी जो प्राइवेसी की लाइफ को ये इस्तेवाल करना चाहता था। उसके लिए इसने कैरिबियन सी के अंदर जो कि यूएस वर्जिन आइलैंड्स हैं वहां पे अपने जाके लिटिल सेंट जेम्स इसने खरीदा 1998 में। लेकिन 1998 से पहले एक और ऐसा मोड़ आया जिसके लिए इसने ये वो खरीदना चाहा। वो मोड़ ऐसा क्या था और वो क्यों ऐसा हुआ कि ये जो शहरों वाली जिंदगी इससे दूर जाना चाहता था अपने जो घिनौना खेल है उसको खेलने के लिए। इसकी मुलाकात 1991 में गिलेन मैक्सवेल से हुई। गिलेन मैक्सवेल कौन है? गिलेन मैक्सवेल रॉबर्ट मैक्सवेल जो कि बरतानिया के मशहूर मीडिया इंडस्ट्री के टाइकून हैं उसकी बेटी थी। गिलेन मैक्सवेल ही दरअसल मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि सारी कहानी में मरकजी किरदार है, सारा मास्टरमाइंड ही गिलेन मैक्सवेल का था। वो लड़कियों के स्कूलों के बाहर जाकर खड़ी होती थी और जो 9 उम्र बच्चियां थी उनको लेके जाके वो मैक्सवेल से मिलाती थी और जेफरी एप्स्टीन इस सारे हलके में उनको लिटिल सेंट जेम्स में जो उनका आइलैंड था कैरिबियन पे वो लेके जाता था। तो लिटिल सेंट जेम्स आखिर है कहाँ पे? कैरिबियन सी का तो आपने सुना होगा। कैरिबियन सी जो है ये लैटिन अमेरिका के जो ममालिक हैं, क्यूबा, बारबाडोस, इवन के मैक्सिको, इसके साथ ही कैरिबियन सी और कैरिबियन सी के अंदर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स भी हैं और जो है यूएस वर्जिन आइलैंड्स भी हैं। यूएस वर्जिन आइलैंड्स तकरीबन 15 से 20 हैं और जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं वो 60 से 70 हैं। इन 15 से 20 आइलैंड्स में जो छोटे आइलैंड्स हैं ये सैकड़ों की तादाद में है और लिटिल सेंट जेम्स भी एक ऐसा ही आइलैंड है जो कि जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में खरीदा 7.5 मिलियन डॉलर देके। गो के बाद में उसने इसके साथ एक मुल्का एक और आइलैंड भी खरीद लिया जो कि जिसको नाम दिया ग्रेट सेंट जेम्स का। गो के ऐसा कोई हमें ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि वहां पर भी किस तरह की कार्रवाइयां, वहां भी किस तरह की एक्टिविटीज जो कि 9 उम्र बच्चियों का इस्तेसाल होता है वो हो रही हों जो कि सिर्फ लिमिटेड थी लिटिल सेंट जेम्स तक। तो जेफरी एप्स्टीन का तो मैंने आपको बताया किस तरह ये उभरा और किस तरह इसने वॉल स्ट्रीट में जॉब हासिल की। तो जेफरी एप्स्टीन के साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि एप्स्टीन फाइल्स का भी आपने नाम सुना होगा। ये इसी शख्सियत की एप्स्टीन फाइल्स हैं जो कि एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो कि नवंबर 2025 में कांग्रेस ने बाई पार्टीजन के तौर पर एक ऐसा एग्रीमेंट पास किया जिसके नतीजे में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ को ये हुक्म किया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो फाइल्स रिलीज करें। पहले तो DOJ ने तकरीबन 3 मिलियन पेजेस की फाइल रिलीज की और ये टोटल फाइल्स थी 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख सफ़ों की ये फाइल्स थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइल्स में गिनी जाती हैं क्योंकि इससे जो बड़ी फाइल है वो है पनामा लीक्स। पनामा लीक्स का भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन पनामा लीक्स तो दुनिया के तमाम बड़े जो एक सियासी लोग थे उनको उसने शामिल किया अपने अंदर। लेकिन ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं ये सिर्फ एप्स्टीन तक ही लिमिटेड है, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीबन 65 लाख सफ़ों तक फैली हुई हैं।
तो ऑलमोस्ट अब 60 लाख सफ़ों की ये फाइल्स रिलीज कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में 1,80,000 से जायद तस्वीर हैं और 2,000 से जायद ऐसी वीडियोस हमारे पास आती हैं जिनमें दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियात इवन सामने आती हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त मौजूदा अमेरिका के सदर हैं, जिनमें बिल गेट्स, जिनमें मौजूदा और साथ साथ जो इवन के साबका सदूर भी अमेरिका के मौजूद हैं, जिनमें अगर मैं तज़किरा करना चाहूँ बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इसने तकरीबन 22 दफ़ा जेफरी एप्स्टीन का जो आइलैंड है, एप्स्टीन आइलैंड या लिटिल सेंट जेम्स, हम कुछ भी नाम दे दें, उसका विजिट किया और ये लोलिता एक्सप्रेस पे जाकर विजिट करता था। अब लोलिता एक्सप्रेस बोइंग 777 था, जो कि जेफरी एप्स्टीन का एक पर्सनल कमर्शियल जेट था। उसको मीडिया ने नाम दे दिया लोलिता एक्सप्रेस। ये जो जितनी शख्सियात थी, ये सारी जाकर किसी कैरिबियन सी में आइलैंड पे रुकती थी, यानी कि बारबाडोस अब कह लें, वहां पे जाके उन्होंने ये एयरपोर्ट पे उतरते थे और वहां से इनको जेफरी एप्स्टीन का जो पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए बोइंग 777 इस्तेमाल होता था, वो पिक करने के लिए आता और यहाँ से लेके वो जाता इनको अपने आइलैंड को। इवन के हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी मौजूद था उस आइलैंड के। ये आइलैंड अगर आप इस वीडियोस में देख सकें जो मैं अभी चला रहा हूँ, तो हेलीपैड की भी मौजूद है जगह, फिर सनबाथ की भी जगह मौजूद है, फिर वो मेन रहायशी एरिया भी है और इसके साथ डिटेल्ड वीडियोस और तस्वीर भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिसमें ये वाज़ेह होता है कि कितना घिनौना ये एक नेटवर्क था। तो कौन सी अहम शख्सियात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने आपको बता दिया। फिर प्रिंस एंड्रयू भी हैं। प्रिंस एंड्रयू 2010 में उस वक्त मंजर आम पर आए जब वो जो लड़की थी जिसका इस्तेसाल हुआ था, प्रिंस एंड्रयू ने किया, उसने जाकर मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन $16 मिलियन देने पड़े प्रिंस एंड्रयू को। अब उनके नाम के साथ गो के प्रिंस नहीं लगाया जाता, तमाम तरह के रॉयल टाइटल्स, रॉयल जितने भी अलकाब हैं ये उनसे वापस ले लिए गए हैं और इनके साथ किसी तरह के प्रिंट्स नहीं लगाया जाता। रॉयल फैमिली ने इनसे वापस ले लिए हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन आइलैंड में तकरीबन 4,000 दफा नामजद हुए हैं। इसके साथ अभी रिसेंटली मेरी वीडियो जब तक ये बनी, उसमें एक और जो एक यूएई की ह्यूमन राइट्स की डिप्लोमेट है, अपनी तरफ से जो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है और उनके कहती है कि कई सालों से वो औरतों की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, वो भी एप्स्टीन फाइल्स में नामजद है और तकरीबन वो भी सैकड़ों दफा नामजद हुई है। उसने कई ईमेल्स जेफरी एप्स्टीन को भेजी हैं। उसने इवन यहाँ तक कहा कि मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलाना चाहती हूँ, वो मेरे से भी ज्यादा प्यारी है और 13 साल की है। तो ये इस तरह का घिनौना नेटवर्क, एक एलीट नेटवर्क जारी था। आप सबको आइडिया होगा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जेफरी एप्स्टीन के बारे में आप सबको आइडिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जेफरी एप्स्टीन एक काम शख्सियत नहीं था। वो खुद से इन सारे लोगों को नहीं बुलाता था। मुझे ये लगता है और मेरा ये तजिया है जो मैंने रिसर्च की इन 2-3 दिनों में, कि ये मोसाद का एजेंट था। ये मोसाद के लिए काम करता था और ये मैं आपको सीधा-सीधा कुछ आर्गुमेंट्स भी देना चाहूँगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसके जो साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं इसराइल के, उसके जो इंटेलिजेंस चीफ थे यूवीन कोरेन, उसके साथ इसके इतने ज़्यादा ताल्लुकात थे कि इसने 2012 में उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी भिजवाए और वो बार-बार जो न्यूयॉर्क में जेफरी एप्स्टीन की रहाइशगाह थी, जो कि फ्लैट था, बड़ा आलीशान, वो यूरी कोरेन जेफरी एप्स्टीन की रहाइशगाह में रहता था और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे एप्स्टीन ने दिए। इसके साथ दूसरा बड़ा आर्गुमेंट ये है कि ये जो सारा नेटवर्क था, ये इसराइल को फंडिंग भी करता था जेफरी एप्स्टीन। तकरीबन $25,000 इसने फ्रेंड्स ऑफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस को फंड किए कि जो पैलेस्टीनियंस है उसकी एथनिक क्लींजिंग की जाए। इसके साथ यूएस नेशनल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्ट बैंक में काम करती है और ये भी ऑक्यूपेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। ये कि एथनिक क्लींजिंग में भी काम करती है और जो सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के भी खिलाफ है और वैसे भी बैन अवी हकूक की भी खिलाफ वर्जी करती है। यूएस नेशनल फंड को इसने तकरीबन 5,000 से 10,000 की फंडिंग की। 5,000 से 10,000 की फंडिंग की, 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जेफरी एप्स्टीन इनकी फंडिंग करता रहता है, इसराइलियों की, यहूदियों की। इसके साथ इवन यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि एफबीआई ने 2022 में एक रिपोर्ट शाया की, उसमें कहा कि हमारे जो वन ऑफ द सोर्सेज हैं उसका ये कहना है कि जेफरी एप्स्टीन का इसराइल के साथ और इसराइल के इवन जो मौजूदा और जो साबका वजीर आजम और सदूर गुजरे हैं उसके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। तो
ये कुछ ऐसा नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन खुद से ही सारा एक नेटवर्क चला रहा था। मुझे ये लगता है कि ये इसराइल के लिए इसका सारा नेटवर्क काम करता था। तो इवन इतने घिनौने ये लोग थे, इवन इतने घिनौने ये काम करते थे कि एक जो नई डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुई हैं, जो कि बाद में 3 मिलियन मजीद पेजेस रिलीज हुए हैं, उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि कम उम्र बच्चियां और इवन ये कैनिबलिज्म भी करते थे, यानी उनका गोश्त भी खाते थे, इंसानी गोश्त ये खाते थे। आप यहाँ तक देख लें कितने ये घिनौने लोग होंगे, कितने ये घटिया लोग होंगे कि ये इंसानी गोश्त खाते थे, उनका इस्तेहसाल करते थे। और इवन के एक और बात जो सामने आई वो ये कि सल्फ्यूरिक एसिड भी एप्स्टीन आइलैंड पर मिला है और ये कई सैकड़ों गैलन्स तक मिला है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये इंसानी जो अज़ा होते हैं उनको जलाने के लिए और किसी तरह का प्रूफ बाकी ना रहे, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये एप्स्टीन आइलैंड पर इसका क्या काम था सल्फ्यूरिक एसिड का? तो ये इसका यही काम था कि इंसानी जो बॉडी है उसको जलाकर किसी तरह कोई प्रूफ बाकी ना बचे। वो तो उन औरतों ने, उन बच्चियों ने हिम्मत की, बाद में जाकर उन्होंने ये सारी बातें की 2019 में जब ये अरेस्ट हुआ। लेकिन इससे पहले भी बहुत जल्दी इस पर ये इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। यहाँ तक कि 2005 पर पहला इस पर इल्ज़ाम लगा 2005 में, जब फ्लोरिडा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया 14 साला बच्ची की कंप्लेन पर के जेफरी एप्स्टीन ने मुझे इस्तेहसाल किया है। लेकिन अमेरिकन जस्टिस सिस्टम की नाकामी आप देख लें, इसकी ज़ब्बू-हाली आप देख लें कि तकरीबन 2007 में जब एफबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, सारे इस सानहे में 2006 में एफबीआई इन्वॉल्व हो गई। लेकिन 2007 में यूएस अटॉर्नी ने जो है जेफरी एप्स्टीन के जो लॉयर है उसके साथ एक डील कर ली। वो जो मैंने पहले कही थी वीडियो के स्टार्ट में कि नॉन प्रोसिक्यूशन एक एग्रीमेंट साइन हो गया। एप्स्टीन ने सिर्फ 2 ऐसे इल्ज़ामात थे जो कि बड़े ही नरम थे, उनका सिर्फ इकरार किया और इसको सिर्फ 13 माह की कैद हुई। यानी अब कह लें कि इस तरह की एक डील हो गई कि एप्स्टीन को सिर्फ 13 माह की कैद होगी और वो कैद भी इस तरह होगी कि सारा दिन ये अपने ऑफिस में काम करता था, जहाँ मर्ज़ी घूमे और रात के 6 बजे और से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी कि 12 घंटे इसने जेल में गुज़ारने थे। सोए, जो मर्ज़ी करे, इवन कि अपना लैपटॉप भी साथ लेके ही आ जाया करता था। तो इस तरह की ये इसके साथ डील हो गई यूएस गवर्नमेंट के साथ, यूएस अटॉर्नी के साथ, जेफरी एप्स्टीन के लॉयर ने की। 2008 में इसको कैद हुई, 2009 में ये रिलीज हो गया। उसके बाद दोबारा जाकर ये 2019 में गिरफ्तार हुआ, जब 2018 में मियामी हेराल्ड ने, जो कि बहुत बड़ा एक अदारा है, उसने इस पे आर्टिकल लिखे किस तरह ओवर द ईयर्स जेफरी एप्स्टीन जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर सरेआम घूम फिर रहा है। हालांकि इस पर कई ऐसे सैकड़ों औरतों ने इल्जाम लगा दिए हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने हमारा इस्तेहसाल किया है। इसके बाद इसको आर्टिकल को नेशनल कवरेज मिली, इसको मुख्तलिफ ऐसे अदारों ने कवर किया और अल्टीमेटली जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 2019 अगस्त में, ठीक 1 महीने बाद, एप्स्टीन अपने जो जेल सेल है उसमें मुर्दा हालत में पाए गए। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आया इन्होंने खुदकुशी की या इसको मारा गया? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि बहुत बड़े ताकतवर लोगों का ये सरगना था। बहुत ऐसे ताकतवर लोग इससे काम लेते थे और मैंने पहले बताया मोसाद वाला एलिमेंट, इसको मारा गया या इसने खुदकुशी की, ये आज तक एक मुअम्मा है जिसको हल नहीं किया गया। क्योंकि अगर जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी की है, ना हमारे पास कोई वीडियो है, ना हमारे पास कोई तस्वीर है। वो कहते हैं कि उस रात जो कैमरे थे वो मेल फंक्शन का शिकार हो गए थे, वो नहीं चल रहे थे। इट इज़ बुलशिट। वो बिल्कुल चल रहे होंगे, उसको मारा गया है, मुझे जो लगता है। दूसरा ये वो कहते हैं कि उस रात सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे थे? इतना ये एक बड़ा, इतना ये घिनौना नेटवर्क चला रहा था और इसको जब गिरफ्तार किया गया, तो आप ये देखें, तो इसको तो सुसाइड वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए था, क्योंकि इसको मुख्तलिफ लोग मारने की कोशिश करेंगे। तो जिस जेल में रखा गया, वो भी न्यूयॉर्क की सबसे महफूज़ तरीन जेल है। तो अल्टीमेटली सवालात तो जन्म लेते हैं कि एप्स्टीन ने आखिरकार खुदकुशी की या इसको मारा गया? मैंने आपको सारी इस वीडियो में बताया और ये सवाल आप तक है। अब आप बताएँ कि आपको क्या लगता है?